सिद्धांत आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मर्चेंट नेवी गुरुजी में। दोस्तों, हम जिस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो दिन आ चुका है। जी हाँ, 1 अप्रैल से IMCET का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आपको मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में IMCET की पूरी डिटेल्स, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। और उसके पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके नए वीडियोस के। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, अपने टॉपिक पे जाने से पहले मैं कुछ चीज क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि मर्चेंट नेवी एक गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, ये गवर्नमेंट के द्वारा अंडरटेकन है। ये एक प्राइवेट सेक्टर है जिसमें आपकी सारी जिम्मेवारी DGS की होती है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, जिसके अंदर IMU आते हैं और उससे एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स और जिसके अंदर DGS अप्रूव्ड कॉलेजेस आते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप IMCET दे रहे हो तो सिर्फ IMU को ही प्रीफर करोगे या उससे एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट को ही प्रीफर करोगे। अगर IMU में आपकी रैंक अच्छी नहीं आती है, आपको एडमिशन नहीं मिल पाता है IMU में, तो आप एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स के लिए जा सकते हैं और बाकी बच्चे DGS अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स के लिए जा सकते हैं। क्योंकि वो DGS अप्रूव्ड है तो आपकी जो सर्टिफिकेट होगी वो हाईली वेरिफिकेबल होगी और उसके स्टैंडर्ड में कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होगी। तो इस बात की चिंता ना करें कि IMU है तो IMU में ही जाएंगे या IMCET दे रहे हैं तो IMU में ही जाना है, उसमें ही रैंक चाहिए या एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में ही जाना है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों कि IMU कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है दोस्तों। IMU एक परफेक्ट प्राइवेट कॉलेज है जिसमें आपकी फी भी हाई होती है। तो ये सोचे ना कि वो गवर्नमेंट कॉलेज है तो मुझे उसमें ही प्रीफर करना है जाने के लिए। तो चलते हैं हम आपके आज के टॉपिक की ओर। दोस्तों, यहाँ पे एकेडमिक ब्रोशर है मेरे पास जिसमें IMU ने बोल रखा है कि ऑल एडमिशन टू द वेरियस अंडर ग्रेजुएट एक्सेप्ट BBA पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च प्रोग्राम्स ऑफ द IMU एंड इट्स एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स for the academic year 2019 and 20 starting on Thursday 1st August 2019 will be through All India Online Common Interest Test CETs which will be conducted on Saturday 1st June 2019 between 11 AM and 2 PM। दोस्तों, यहाँ पे IMU बता रही है कि जो ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट IMCET होने वाला है आपका 1 जून 11 बजे सुबह से 2 बजे दोपहर तक, वो आपका जो प्रोग्राम शुरू होने वाला 1 अगस्त 2019 से, जो कि अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए जो IMCET लिया जा रहा है। तो यहाँ पे IMU ये भी बताती है कि कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई दिस सर्टिफिकेट इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन। आपको CET अगर आप पास करोगे तभी आपको एडमिशन मिलेगा दोस्तों। तो देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए ये CET लिया जा रहा है। CET for undergraduate programs BTech Marine Engineering, BTech Naval Architecture and Ocean Engineering, BSc Nautical Science, BSc Shipbuilding and Repair and Diploma in Nautical Science। दोस्तों, यहाँ पे IMU बताती है कि ये जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है आपके BTech Marine Engineering, BTech Naval Architecture और Ocean Engineering और BSc Nautical Science, BSc Shipbuilding and Repair और DNS in Nautical Science, इन सारी चीज़ों के लिए CET ये लिया जा रहा है। और साथ ही CET MBA इंटरनेशनल इन ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स के लिए, MBA पोर्ट एंड शिपिंग मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए और साथ ही MSc कॉमर्शियल शिपिंग एंड लॉजिस्टिक प्रोग्राम के लिए भी लिया जा रहा है। और MTech इन नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग, MTech इन ड्रेडिंग एंड हार्बर इंजीनियरिंग, MTech इन मरीन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए भी ये CET लिया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे एक नोट बताती है IMU कि the results of this CET are valid for that particular academic session only। मान लो अगर आपने अभी IMCET दिया है तो ऐसा नहीं है कि इसी के बेस पे आप अगले साल एडमिशन ले सकते हो। अभी दिया है तो आपको एडमिशन भी इसी साल तक प्रीफर किया जाएगा। आपकी अच्छी रैंक आती है तो इसी साल इसी एकेडमिक सेशन के लिए ही आपका वो रैंक वैलिडेट रहेगा। दोस्तों, आगे बताती है IMU कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो कैंडिडेट्स BBA करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन इन्होंने दे रखा है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स रजिस्टरिंग फॉर BBA लॉजिस्टिक रिटेलिंग एंड ई-कॉमर्स प्रोग्राम फॉर हुम देयर इज नो CET। उन्हें CET देने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे बताती है कैंडिडेट्स हु आर डिजायरस ऑफ ज्वाइनिंग BBA लॉजिस्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड इन द IMCET वेबसाइट एंड द रजिस्ट्रेशन फी विल बी 200 फॉर जनरल और OBC NCL कैंडिडेट्स एंड 140 फॉर SC and ST कैंडिडेट्स। दोस्तों, यहाँ पे IMU बता रही है कि आपको CET देने की जरूरत नहीं है। जो लोग BBA प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, 12th के बाद जो लोग BBA प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं उन्हें CET देने की कोई जरूरत नहीं है।
उन्हें डायरेक्ट रजिस्टर करना है। आईएमयू के जो ऑफिशियल वेबसाइट पे एक लिंक दी गई है, उससे रजिस्टर करना है, जिसकी रजिस्ट्रेशन फी 200 है जनरल और ओबीसी एनसीए नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए, और एससी एसटी के लिए 140 रुपीज। आगे बताती है आईएमयू की द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर दिस कैंडिडेट्स इज वेडनेसडे 5 जून 2019 टिल 11:59 PM। उनकी लास्ट डेट है 5 जून तक आपको रजिस्टर करना है किसी भी हालत में, ताकि आप बीबीए में आपको एडमिशन मिल सके। दोस्तों यहाँ पे बताती है आईएमयू कि क्या क्या चीजें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बीबीए कैंडिडेट्स वालों को अपलोड करने हैं और चाहिए। दोस्तों यहाँ पे बताती है बीबीए कैंडिडेट्स मस्ट अपडेट देयर 12th एग्जाम result status by entering their marks and uploading the scanned copy of 12th exam mark sheet as when they are published, subject to closing the date of registration. Online registration for which class 12th exam has not been entered and a scanned copy of class 12 mark sheet has not been uploaded will not be considered for admission. यहाँ पे आईएमयू बता रही है कि आपको लास्टली क्लास 12 का जो आपके परसेंटेज आएंगे, जो आपके मार्क्स आएंगे, वो आपको अपडेट करने हैं वहाँ पे, और आपकी जो मार्कशीट है उसकी स्कैन कॉपी वहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आपने ये नहीं किया क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक, अगर 5 जून तक आप ये नहीं कर पाते हो, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो एडमिशन के लिए मान्य नहीं होगा। आगे बताती है आईएमयू बीबीए कैंडिडेट्स वालों के लिए जो कि अभी क्लास 12 का एग्जाम दे रहे हैं। बीबीए कैंडिडेट्स अवेटिंग क्लास 12 रिजल्ट्स आर एडवाइज्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन फर्स्ट, choosing the awaiting results option and update their class 12 exam marks and upload their scanned copy of class 12 exam mark sheet. Later using the edit option, and the edit option will be available from Wednesday 15th May 2019 to Wednesday 5th June 2019 till 11:59 PM. दोस्तों आईएमयू बता रही है कि जो लोग अभी क्लास 12 का एग्जाम दे रहे हैं, जिन्हें अभी रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा, उन्हें अवेटिंग रिजल्ट्स ऑप्शन करके एक चूज करना है। उसमें जाके आपको क्लास 12 एग्जाम मार्क्स आपको बाद में डालने हैं, जो कि और एग्जाम की मार्कशीट की स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी है, जिसकी लिंक आपको 15 मई से दे दी जाएगी। उसमें आप एडिट ऑप्शन करके चूज करके आप आराम से उस चीज को अपडेट कर सकते हो। आगे बोलती है आईएमयू द कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर ऑनलाइन फॉर द बीबीए एलआरई प्रोग्राम एंड इफ they are also interested in admission to other undergraduate programs, then they will have to register separately in the link provided for common online CET for all undergraduate programs except BBA and must pay the registration fee for both. दोस्तों आगे बताती है कि जो लोग अभी BBA के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, तो उन्हें अगर इंटरेस्ट है किसी भी और भी अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, तो वो उस CET के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन फी पे करनी होगी। दोस्तों आते हैं अब इस पे कि कौन कौन से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट इस आईएमयू सीईटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहला है दोस्तों एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी मुंबई, दूसरा है अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल न्यू दिल्ली, तीसरा है कोयम्बटूर मैरीन कॉलेज कोयम्बटूर, चौथा है कॉलेज ऑफ शिपिंग टेक्नोलॉजी पालाकाड, फिफ्थ है डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पोर्ट ब्लेयर, सिक्स्थ है यूरोटेक मैरीटाइम एकेडमी कोचीन, सेवंथ है HIMT कॉलेज चेन्नई, एट्थ है इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, नाइन्थ है पार्क मैरीटाइम एकेडमी कोयम्बटूर, टेंथ है मैरीटाइम इंस्टीट्यूट SCI मुंबई, 11th है RL इंस्टीट्यूट ऑफ नॉटिकल साइंस मदुरई, 12th है समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज मुंबई, 13th है श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज न्यू दिल्ली, 14th है सॉदर्न एकेडमी ऑफ मैरीटाइम स्टडीज चेन्नई, 15th है द ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज मुंबई, 16th है तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट पुणे, 17th है ट्रेनिंग शिपिंग रहमान मुंबई, और 18th है याक एजुकेशनल ट्रस्ट मुंबई। दोस्तों ये 18 एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट इस आईएमयू सीईटी में पार्टिसिपेट कर जरूर रहे हैं। इनके और आईएमयू कैंपसेस के अलावा आप किसी भी डीजीएस अप्रूव्ड कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। आपको ये नहीं समझना है कि बस आईएमयू ही आप प्रीफर करोगे। दोस्तों आईएमयू की जो एकेडमिक फी है वो भी हाई है दूसरे डीजीएस अप्रूव्ड कॉलेजेस के कंपैरिजन में, बट आप आराम से डीजीएस अप्रूव्ड कॉलेज में भी जा सकते हो, लेकिन आपके लिए उसमें भी जाने के लिए आपको आईएमयू सीईटी पास करना बहुत जरूरी है। दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे एक नोट दे रखा है आईएमयू ने, एडमिशन टू डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस प्रोग्राम इन एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स आर ओपन ओनली टू स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, दैट इज कैंडिडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय शिप ओइंग and managing companies and who will qualify in IMCET for undergraduate programs।
दोस्तों यहाँ पे आईएमई बता रही है कि जो डीएनएस में आपका एडमिशन होने वाला है एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स में, वो उन्हीं के लिए ओपन है जो स्पॉन्सर्स कैंडिडेट्स हैं, जिनको मैनेजिंग कंपनी या फिर सिप ओइंग के द्वारा स्पॉन्सरशिप दिया गया है, या फिर जो आईएमसीईटी क्वालिफाई करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ओर। दोस्तों सबसे पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपकी एज लिमिट है। एज लिमिट आपकी 17.5 से 25 इयर्स के बीच होनी चाहिए। इससे ज्यादा या इससे कम में आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे इस आईएमसीईटी को देने के लिए। दूसरी आती है कि ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। अगर आप बैचलर हैं तभी आप किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आगे बताती है आईएमयू, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू मरीन प्रोग्राम्स आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू हैव पासपोर्ट। प्लीज नोट दैट द नेम इन द पासपोर्ट शुड बी द सेम एज गिवन इन द 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट। आपका जो नाम है पासपोर्ट में वो सेम होना चाहिए जैसा कि आपके 10th के सर्टिफिकेट में है, और साथ में आपके पास पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है। दोस्तों सबसे पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डीएनएस और बीएससी नॉटिकल साइंस के। दोस्तों 3 ईयर बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं वो +2 पीसीएम में 60% एवरेज मार्क्स होने चाहिए और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए 10th और 12th एग्जामिनेशन में। और डीएनएस के लिए आपको +2 या पीसीएम में 60% मार्क्स चाहिए एवरेज, या फिर अगर आपने बीएससी किया है पीसीएम से या बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद फिजिक्स एज इंडिविजुअल सब्जेक्ट इन वन ऑफ द ईयर्स, मतलब आपने किसी न किसी ईयर में एक फिजिक्स एक मेन सब्जेक्ट लिया है जिसमें आपके मार्क्स 60% कम से कम होने चाहिए, या फिर आपने बीई या बीटेक किया है आईआईटी और कोई भी कॉलेज जो कि रिकॉग्नाइज्ड है एआईसीटी के द्वारा, जिसमें आपके मार्क्स 50% से कम नहीं होने चाहिए। दोस्तों और यहाँ पे एक और नोट दिया है आईएमई ने कि जो इंग्लिश मार्क्स है 10th और 12th में किसी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए वो कम से कम 50% होने बहुत जरूरी है। उससे नीचे में या उससे कम में आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। और यहाँ पे बताती है इन केस ऑफ एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स देयर विल बी 5% रिलैक्सेशन इन एलिजिबिलिटी मार्क्स, हाउएवर इट विल नॉट अप्लाई टू इंग्लिश मार्क्स। जैसा कि मैंने कहा कि एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5% रिलैक्सेशन पीसीएम मार्क्स में मिल सकती है, बट इंग्लिश मार्क्स में आपके कम से कम 50% होने चाहिए, नहीं तो उससे ज्यादा। अब आते हैं मरीन इंजीनियरिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। दोस्तों 4 साल बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के लिए आपको सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि आपके 60% मार्क्स होने चाहिए +2 में और 50% मार्क्स होने चाहिए कम से कम इंग्लिश सब्जेक्ट में 10th और 12th एग्जामिनेशन। दोस्तों अब चलते हैं नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग की क्राइटेरिया की ओर। दोस्तों इसमें भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी जैसी बीएससी नॉटिकल में होती है वैसी ही बिल्कुल सेम है। इसमें आपको +2 या फिर इक्विवेलेंट पीसीएम में 60% मार्क्स चाहिए और 50% मार्क्स चाहिए आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में। और अब आते हैं हम बात करते हैं बीएससी शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर की, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% मार्क्स चाहिए आपको एवरेज पीसीएम में, जो कि 10% कम है किसी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से, और मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए आपको इंग्लिश में 10th और 12th एग्जामिनेशन में। दोस्तों अब आते हैं मैरीटाइम मैनेजमेंट जो कोर्स है आपका, जो नॉन रेसिडेंशियल कोर्स जिसके बारे में मैं बात कर रहा था बीबीए लॉजिस्टिक, जिसके लिए आपको आईएमसीईटी देने की जरूरत नहीं है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों कि 10+2 और इक्विवेलेंट मिनिमम 60% मार्क्स किसी भी स्ट्रीम में, आप कॉमर्स स्ट्रीम में हो, आर्ट्स स्ट्रीम में हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, और साथ ही आपको 50% मार्क्स चाहिए इंग्लिश में 10th और 12th एग्जामिनेशन में। यहाँ पे नोट देती है एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बीबीए लॉजिस्टिक के लिए आईएमयू कि परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग द मार्क्स स्कोर्ड इन द इंग्लिश सब्जेक्ट प्लस द मार्क्स स्कोर्ड इन द मेजर सब्जेक्ट्स एक्सक्लूडिंग द अदर लैंग्वेजेस। यहाँ पे बता रही है कि जो मार्क्स आपका एग्रीगेट मार्क्स जो कैलकुलेट किया जाएगा 60% जो मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम 60% जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इंग्लिश सब्जेक्ट को इंक्लूड करके आपका एग्रीगेट मार्क्स निकाला जाएगा, जिसमें और जो आप अगर जैसे फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन जो भी लोग लेते हैं 12th में, ऐसे अलग लैंग्वेज अदर लैंग्वेज जो लेते हैं उसको हटा के, उसको एक्सक्लूड करके ही ये एग्रीगेट मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा। दोस्तों अब बात आती है कि अगर आपको लेटरल एंट्री लेना हो किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, डीएनएस को छोड़ के बाकी सारे के सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपकी लेटरल एंट्री हो सकती है। तो लेटरल एंट्री के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ।
There is a lateral entry in second year of BSc Nautical Science program from the academic year 2018 and 19 onwards, which is restricted only to the candidates who passed DNS within the 5 years from the year in which lateral entry into second year BSc Nautical Science is being sought. दोस्तों यहाँ पे IMU बता रही है कि अगर आपको BSc Nautical Science में lateral entry लेनी है तो आपके लिए सबसे जरूरी है कि आपने पिछले 5 साल के अंदर DNS पास किया हो। अगर आप DNS पास नहीं करते हैं 5 साल के अंदर, अगर मान लो आपने DNS 2013 में पास किया है तो आप इस क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल नहीं है, लेटरल एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। वहीं अगर आपने 2014 से लेकर 2019 के बीच में कभी भी DNS पास किया है तो आप लेटरल एंट्री के लिए BSc नॉटिकल में एलिजिबल हैं। वहीं आगे IMU बताती है कि लेटरल एंट्री आपकी बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में भी हो सकती है सेकेंड ईयर में। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए DME में, डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और जो एप्लीकेशन होगा इस लेटरल एंट्री के लिए बीटेक मरीन में वो आपको सेपरेटली IMU के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। साथ में इसमें लेटरल एंट्री सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में भी होती है नेवल आर्किटेक्चर और ओशियन इंजीनियरिंग में। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको सेकेंड ईयर में अगर आपको जाना है बीटेक नेवल आर्किटेक्चर और ओशियन इंजीनियरिंग में तो उसमें आपको कम से कम 60% मार्क्स चाहिए, जिसमें 4 साल का डिप्लोमा आपको करना है शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग कोई भी इंस्टीट्यूट से जो कि AICTE के द्वारा अप्रूव्ड हो। और इसमें जो आपकी एज लिमिट होती है वो थोड़ी चेंज होती है। आपकी एज लिमिट 18 से 18 टू 26 ईयर्स हो सकती है, मतलब 18 से 26 साल के बीच आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट होती है। वहीं अगर आपको एडमिशन चाहिए थर्ड ईयर बीटेक नेवल आर्किटेक्चर और ओशियन इंजीनियरिंग में तो भी आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो थर्ड ईयर तक आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, और साथ ही आपने किसी भी ऐसे वैसे इंस्टीट्यूट से नहीं, आपने एक परफेक्ट AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, और जिसमें आपकी एज लिमिट थोड़ी चेंज होती है, वो है 19 टू 27 ईयर्स हो जाती है। दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूं आपको पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो लोग एमटेक या MBA करना चाहते हैं उनके लिए। दोस्तों अगर आप एमटेक इन नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या एमटेक इन ड्रेडिंग एंड हार्बर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन मैकेनिकल, सिविल, मरीन और नेवल आर्किटेक्चर और इक्विवेलेंट विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। मतलब आप इंजीनियरिंग करे हुए होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, मान लो मैकेनिकल, सिविल, मरीन या नेवल आर्किटेक्चर में, जिसमें आपके 60% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। अब बात आती है कि अगर आपको एमटेक इन मरीन इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में करना है एमटेक, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीटेक और BE in marine engineering, mechanical engineering, naval architecture with at least 60% marks aggregate for marks from a recognized university or associate member of institution of engineering part A and part B in mechanical engineering with at least 60% marks by examination, और MEO class 1 certificate of competency होना चाहिए आपके पास। दोस्तों अगर आप एमटेक कर रहे हो मरीन इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया IMU के द्वारा बताई गई है कि आप कम से कम बीटेक या BE किसी भी मरीन इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, नेवल आर्किटेक्चर जिसमें आपकी एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से करे हुए होने चाहिए, या फिर आप किसी भी एसोसिएट मेंबर होने चाहिए इंस्टीट्यूशन के, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पार्ट A पार्ट B में डिवाइड किया जाता है, जिसमें आपके 60% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। वहीं अगर आपके पास MEO क्लास 1 सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी है तब भी आप एमटेक मरीन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में जा सकते हो। यहाँ पे एक और चीज बताती है IMU कि इन केस ऑफ SC एंड ST कैंडिडेट्स जो कि हर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एप्लीकेबल है, देयर विल बी रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन एलिजिबिलिटी मार्क्स। आपको कम से कम 5% की छूट दी जा रही है SC और ST कैंडिडेट्स के लिए। वहीं दूसरी नोट बताती है IMU कि कैंडिडेट्स अंडर ऑल कैटेगरीज मस्ट अपीयर फॉर IMU कॉमन एंट्रेंस CET qualify in order to eligible for admission to do this course. However, candidates with the prescribed GATE और GRE courses are exempted from the IMU CET. दोस्तों यहाँ पे IMU बताती है कि जो लोग एमटेक करना चाहते हैं, अगर उन लोगों ने GATE या GRE के लिए अपीयर हुए हैं तो उन्हें IMU CET देने की कोई जरूरत नहीं है,
अगर उन्होंने ये काम नहीं किया है, गेट या जीआरई नहीं दिया है, तो उन्हें आईएमसीटी देने की बहुत जरूरत है। वही पीजीडीएमई जो कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग का जो कोर्स होता है, उसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी सेम होती है। ग्रेजुएशन इन बी और मैकेनिकल इन नेवल आर्किटेक्चर discipline from an recognized institute with minimum marks of 50% in final year and with the minimum 50% marks in English language at 10th level or 12th level or in degree exam। जो कि बताया गया कि आपको कहीं ना कहीं से बीई मैकेनिकल या नेवल आर्किटेक्चर करना है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिसमें आपकी कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए फाइनल ईयर में, और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में भी होने चाहिए 10th और 12th एग्जामिनेशन में। हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। बात करूंगा मैं एमबीए प्रोग्राम इन पोर्ट्स एंड शिपिंग मैनेजमेंट की। एमबीए प्रोग्राम इन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ये दोनों कोर्सेज के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम। आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एक बैचलर डिग्री लिए हुए होने चाहिए, जिसमें आपकी मार्क्स एटलीस्ट 50% होने चाहिए। और जो इंग्लिश की क्राइटेरिया, इंग्लिश मार्क्स की क्राइटेरिया सेम है सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, सारे कोर्सेज के लिए, जो कि आपकी 50% होनी चाहिए 10th और 12th एग्जामिनेशन में या फिर अंडर ग्रेजुएट डिग्री में। वही एमएससी जो आपका है, एमएससी कॉमर्शियल एंड शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स में, इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए 2 क्राइटेरिया में इसमें एडमिशन होती है दोस्तों। सबसे पहली क्राइटेरिया आती है आपकी सी फेयरर की और दूसरी आती है नॉन सी फेयरर की। दोस्तों जो लोग नॉन सी फेयरर हैं, उन्हें आईएमसीईटी के एग्जामिनेशन देना है, उन्हें क्वालिफाई करना है, तब आपके एडमिशन के लिए एलिजिबल हो पाओगे। और दूसरा है सी फेयरर के लिए कैटेगरी जो 2 है, उसमें क्या करना है दोस्तों कि उसमें 50% जो सीट्स होती है आईएमयू के द्वारा, आईएमयू कैंपसेस में, वो चीज़ रिजर्व होती है। जो लोगों ने मास्टर एमईओ क्लास 1 सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी कंप्लीट किया, उन्हें सीईटी देने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आपने एमईओ क्लास 1 सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी कंप्लीट किया है, तो आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो एमएससी कॉमर्शियल शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स में। दोस्तों अब चलते हैं हम सिलेबस की ओर। क्या क्या सिलेबस है वेरियस सीईटी एमबीए वालों के लिए, क्या सिलेबस होगा, फिर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो कि बीएससी नॉटिकल है, डीएनएस करने वालों के लिए क्या सिलेबस है इस आईएमसीईटी का। दोस्तों सबसे पहला है कॉमन ऑनलाइन सीईटी फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एक्सेप्ट बीबीए। बीबीए के लिए नहीं है दोस्तों, क्योंकि बीबीए के लिए कोई सीईटी नहीं है। इसमें जो आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होंगे इंग्लिश जनरल एप्टीट्यूड के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, जो कि +2 लेवल पे, जो कि काफ़ी इजी होगा आपके लिए अगर आप एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करोगे तो। जिसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो कि इंग्लिश में होंगे दोस्तों। ऐसा ना समझे कि वो हिंदी में होंगे। आगे कॉमन एंट्रेंस ऑनलाइन टेस्ट जो एमबीए पोर्ट एंड शिपिंग मैनेजमेंट के लिए कंडक्ट किया जाएगा, या फिर एमबीए इन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक, या फिर एमएससी कॉमर्शियल शिपिंग एंड लॉजिस्टिक प्रोग्राम के लिए जो कंडक्ट किया जा रहा है, उसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो है 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसका सिलेबस होगा क्वांटिटेटिव एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। थर्ड आता है जो कॉमन ऑनलाइन टेस्ट होगा एमटेक वालों के लिए, मरीन इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट में करना है जिनको, या फिर एमटेक इन नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग में, या फिर एमटेक इन रेडगिन एंड हार्बर इंजीनियरिंग करने वालों के लिए। उनके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो है 120 एमसीक्यू क्वेश्चंस, और जिनका सिलेबस होगा इंग्लिश, मैथमेटिक्स, किसी भी एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग या नेवल आर्किटेक्चर या मरीन इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स से। और इस आईएमसीईटी में सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती रॉन्ग आंसर्स के लिए। अब बात करता हूं दोस्तों एग्जाम सेंटर की। एग्जाम सेंटर आईएमसीईटी का ऑल ओवर इंडिया 36 सिटीज में होता है, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको। दोस्तों इसमें सबसे खास बात होती है, आईएमई बोलती है यहाँ पे, द एप्लीकेंट कैन गिव 3 प्रेफरेंस फॉर द सिटीज वेयर दे विश टू टेक द सीईटी व्हाइल रजिस्टरिंग ऑनलाइन, while every effort will be made to accommodate an applicant within his 3 preferred cities, and the IMU reserves the right to divert the applicant to the nearest cities if sufficient number of candidates are not forthcoming in certain cities, or if there are too many candidates for a particular city। यहाँ पे IMU बता रही है दोस्तों कि अगर आप एप्लीकेंट हो तो आपको
3 प्रेफरेंस देनी होंगी, कोई भी 3 सिटीज आपको चूज करनी है। अगर उसमें किसी वजह से वहां पे मतलब जो IMU पार्टिसिपेंट्स है कम हुए या फिर किसी वजह से बहुत ज़्यादा हुए, तो IMU के पास राइट है आपको किसी और नियर बाय सिटीज में आपका एग्जाम सेंटर डाइवर्ट करने के लिए। वहीं आगे बोलती है IMU कि द नेम एंड द एड्रेस ऑफ test venue will be indicated on the hall ticket and the admit card, and the applicants are requested to present at the test venue at least 1 hour before the time of commencement of the CETs। यहाँ पे IMU बता रही है कि आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, जो हॉल टिकट आएगा, उसमें आपका जो नेम है, डेट ऑफ वेन्यू, एड्रेस, सारा चीज दिया हुआ रहेगा। वहां पे आपको 1 घंटे कम से कम पहले पहुंचना है, एग्जाम से 1 घंटे पहले। दोस्तों अब बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो कि IMU ऑनलाइन CET के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन IMU CET का डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर IMU CET स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल से वो स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। लास्ट डेट है आपकी डेडलाइन है IMU CET और ऑनलाइन पेमेंट की, वो है 5 मई। लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म की, जो कि आपको मान लो अगर आपका वेटिंग रिजल्ट है वो सब अपडेट करके डिटेल्ड ऑप्शन में आपको एडिट करके अगर आपको डालना है, आपका रिजल्ट्स अपलोड करना है, तो वो लास्ट डेट है, उसकी डेडलाइन है 8 मई। हॉल टिकट आप डाउनलोड कर सकते हो 15 मई से, और जो आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो 1 जून को है, और जो रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है IMU के द्वारा वो है 6 जून 2019 को। दोस्तों यहाँ पे मैं बताता हूँ कि आप कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेक कर सकते हो। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन लिंक को प्रीफर करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे, आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको रजिस्ट्रेशन जो डिटेल्स है आपकी, वो डिटेल्स भरनी है। डिटेल्स भरने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे, आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा, आपके एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड आएगा वहां पे। जैसे ही आप वहां पे नीचे जाओगे तो वहां पे लिखा हुआ होगा प्लीज क्लिक हियर टू लॉग इन। वहां पे आप जैसे ही क्लिक करोगे वो डायरेक्ट हो जाएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे। एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे ही जाओगे तो आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स आपको वहां पे फिल करनी होगी, बट उसके पहले आपको वहां पे एक चीज दिखेगी, वो है चेंज पासवर्ड का। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पे जाओगे आपको चेंज पासवर्ड करना है। अगर आप करना चाहते हो तो चेंज पासवर्ड कर सकते हो, वरना आप छोड़ सकते हो। आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी पर्सनल डिटेल्स पूरी फिल करनी। एप्लीकेशन फॉर्म में पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद आप जैसे ही कंटिन्यू करोगे, आपको 10th और 12th की जो मार्क्स है वो अपडेट करनी है, और उसके बाद कंटिन्यू करने के बाद आपको 10th और 12th की जो सर्टिफिकेट है स्कैन कॉपी, वो आपको वहाँ पे अपडेट करनी है। आपके सिग्नेचर अपडेट करने हैं, आपको फोटोग्राफ अपडेट करने हैं, और उसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे वो पेमेंट मोड पे पहुंच जाएगा। आपको वहाँ पेमेंट करनी है। जो आपकी जो पेमेंट है, रजिस्ट्रेशन फी है, वो आपकी 1000 होगी जनरल और OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए, और जो 700 होगी SC और ST कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों अब बात करता हूं मैं IMU की ऑनलाइन काउंसलिंग की। आपका एग्जाम हो गया, आपके रिजल्ट्स आ गए, आपकी रैंक आ गई, तो फिर आप काउंसलिंग में जो ऑनलाइन काउंसलिंग होती है उसमें क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे बताती है कि ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी लिमिटेड टू एडमिशन टू IMU कैंपसेस ओनली। ऑनलाइन काउंसलिंग will not be cover admission to the affiliated institutes. Detailed instruction for online counseling will be available in the portal. यहाँ पे IMU बता रही है कि जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी वो केवल IMU कैंपसेस के लिए होगी, किसी और एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट जो उससे एफिलिएटेड हैं उनके लिए नहीं होगी। वहीं आगे बताती है कि ऑनलाइन काउंसलिंग इज द प्रोसेस विच हैपन इनटू 2 फेजेस। ये 2 फेज में होती है दोस्तों। सबसे पहला फेज है IMU CET qualified candidates will be provided a portal through which they can select the programs and the campuses where they desire to take the admission, and the candidates have to register on this portal by making online payment of 10,000 rupees toward counseling fee। यहाँ पे IMU बता रही है कि जो फेज 1 में सबसे पहले IMU CET जो क्वालिफाइड किया है कैंडिडेट्स ने, उन्हें एक पोर्टल दिया जाएगा जिसपे उन्हें प्रीफर्ड, जैसे BSc नॉटिकल आपको चूज करना है तो BSc नॉटिकल कर सकते हो, BTech मरीन करना है तो वो कर सकते हो, किस कैंपस में चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हो, और उससे सेलेक्ट करने के बाद आपको 10,000 एज काउंसलिंग फी पे करना है। उसके बाद बताती है दोस्तों कि द कैंडिडेट शुड चूज मल्टीपल ऑप्शंस इन ऑर्डर टू of their preference for programs based on the fulfillment of eligibility conditions
and the IME campuses where the above desired programs are being conducted. यहाँ पे IME ये भी बताती है कि आप मल्टीपल ऑप्शंस चूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको मान लो कि BSc नॉटिकल मिल रहा है IME चेन्नई में, तो IME चेन्नई में कर सकते हो। DNS मिल रहा है PS रहमान मतलब IMU मुंबई में, तो वहां आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसा आपका प्रेफरेंस हो वैसा आप सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। और फेज 2 में बताती है बेस्ड ऑन द रैंक, सोशल कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, ए सीट विल बी अलॉटेड प्रोविजनली टू द कैंडिडेट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑप्शन प्रोवाइडेड बाय देम. After allotment of the seat of the candidate will be required to confirm the seat by paying the program fee of 25,000, which is non-refundable. Candidate who confirm their seat will be issued the provisional allotment letter, which has to be produced at the time of verification of original mark sheet and certificate, physical fitness certificate etc. on the date mentioned in the letter. यहाँ पे फेज 2 में क्या होता है दोस्तों, अगर जैसे कि आपकी काउंसलिंग में आपको पोर्टल दिया गया, आपने 10,000 रजिस्ट्रेशन फी पे कर दिया, आपने प्रोग्राम चूज कर लिया, कैंपस चूज कर लिया, उसके बाद आपके सोशल कैटेगरी और रैंक के अनुसार जो आपको कैंपस मिलेगा उसमें आपको सीट कंफर्म करनी होती है। आपको सीट कंफर्म करने के लिए वहां पे 25,000 की फी जो कि नॉन रिफंडेबल है वो पे करनी होगी। जैसे ही आप पे करोगे और साथ में आपको ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करनी है, फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, तो आपको उसके बाद जो डेट मेंशन होगा एक लेटर में, प्रोविजनल लेटर जो आएगा आपका, जैसे ही 10,000 का काउंसलिंग फी पे करोगे उसके बाद जो डेट मेंशन होगी उस डेट पे ये सारी चीजें करनी है आपको। दोस्तों IMU आगे बताती है कि कैंडिडेट्स हु फेल टू कंफर्म बाय द ड्यू डेट विल बी ट्रीटेड एज ए ड्रॉप आउट and will not be considered for subsequent admission list for upgradation or seat allotment due to dropouts. दोस्तों यहाँ पे IMU बता रही है कि अगर गलती से आपने नहीं किया कंफर्म सीट ड्यू डेट के जो डेट आपको दिया गया था प्रोविजनल लेटर में, तो आपको ड्रॉप आउट माना जाएगा और उसके बाद आपकी सीट अलॉटमेंट नहीं हो पाएगी। वहीं आगे बताती है कि देयर कुड बी ए पॉसिबिलिटी दैट द कैंडिडेट मे नॉट गेट ए सीट इन द मोस्ट प्रिफर्ड प्रोग्राम और कैंपसेस इन द फर्स्ट एडमिशन लिस्ट. They could stand a chance for the allotment of seat in the second and third admission list. For this, it is mandatory that the candidates should have confirmed the seat allotment in the first or previous admission list by paying the program fee of 25,000. यहाँ पे IMU बता रही है कि मान लो अगर आपको फर्स्ट एडमिशन लिस्ट जो उसने निकाला उसमें आपको IMU चेन्नई चाहिए था, IMU चेन्नई नहीं मिल पाता है, तब भी आपको वो थर्ड या सेकंड एडमिशन लिस्ट में मिल सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले 25,000 की जो फी है, जो उनकी नॉन रिफंडेबल फी है, वो प्रोग्राम फी आपको पे करनी होगी, तभी आपका सेकंड और थर्ड एडमिशन लिस्ट आ पाएगा। यहाँ पे एक और बात बताती है IMU कि द कैंडिडेट हु नेम हैज बीन नॉट बीन पब्लिश्ड इन एनी ऑफ द IMU admission list will be entitled to a refund after deducting the administrative charge of 10% of the counseling fee, and the amount will be refunded to the account number indicated in the online counseling application form. दोस्तों यहाँ पे बता रही है कि अगर आपका मान लो कि किसी वजह से IMU एडमिशन लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है, आपकी रैंक इतनी अच्छी नहीं है, तो आपकी काउंसलिंग फी से बस 10% डिडक्ट करके आपके जो अकाउंट नंबर में सारे के सारे पैसे, बाकी बचे पैसे वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। वहीं आगे बताती है कैंडिडेट हु पेड द प्रोग्राम फी ऑफ 25,000 have got upgraded in the subsequent admission list will not have to pay the program fee again. It is advised that the candidate must choose as many options as possible based on the fulfillment of eligibility criteria to increase their chances for allotment of seat. यहाँ पे IMU ये भी बता रही है कि जिन लोगों ने प्रोग्राम फी 25,000 पे कर दिया है जो कि नॉन रिफंडेबल है, उन्हें बाद में फिर से प्रोग्राम फी पे नहीं करनी है, उनके लिए वही प्रोग्राम फी होगी। साथ में यही बताती है कि कैंडिडेट्स जो हैं उन्हें जितने प्रिफर कर सकते, जितने कोर्सेज प्रिफर कर सकते मल्टीपल ऑप्शंस में वो प्रिफर करें, और साथ ही वो जितने IMU कैंपसेस चूज कर सकते हैं वो चूज करें। तो दोस्तों ये था पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन IMU CET के बारे में। और साथ ही में मैं ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि कोई और फेक एप्लीकेशन फॉर्म, फेक एग्जाम ना दे मर्चेंट नेवी का, क्योंकि मर्चेंट नेवी का बस एक ही एग्जाम होता है दोस्तों, वो है IMU CET। मैं यहाँ स्क्रीन पे एक आपको मैसेज दिखा रहा हूँ जो कि बिहार की है, जो कि 2017 की है। ये मैसेज मुझे किसी एक एप्लीकेंट के द्वारा मिला है, जहाँ पे ये बताया गया है कि आपका एग्जाम कहीं सीवान में है, सीवान बिहार में है, वो लिया जाना है मर्चेंट नेवी के लिए। दोस्तों ऐसे जो एग्जाम्स होते हैं वो फेक होते हैं, वो फ्रॉड होते हैं, तो इन सब चक्करों में ना पड़े, अच्छा होगा आपके लिए।
तो दोस्तों आगे भी हम बात करेंगे मर्चेंट नेवी के टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।